गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे। हॉर्टिकल्चर से पहले हम लोगों ने एग्रोनॉमी को पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। यदि आपने हमारे एग्रोनॉमी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पे फोकस बैच करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसे ओपन कीजिए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक मैं आपसे बात बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आपने हमारे हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स करके आते हैं। ठीक है। और उसके कुछ पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था बर्डिंग क्या होता है ना। मैंने आपको सिर्फ वहाँ पे बर्डिंग के डेफिनेशन समझाया था। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा बर्डिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम लोग बर्डिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यदि आपको बर्डिंग का डेफिनेशन समझना है तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को प्लीज़ विजिट करो। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट बना रहे। मैं यहाँ पे उसके डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप फोकस होकर सुनना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है, मे बी वो डायरेक्ट पूछ दे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्डिंग मेथड, या इस क्वेश्चन में वो इंक्लूड भी कर सकता है डिफाइन बर्डिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्डिंग मेथड, और ये उसको 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है। तो बर्डिंग क्या होता है इसको समझने के लिए आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को विजिट कीजिए। मैं यहाँ पे उनके अलग अलग मेथड समझाने वाला हूँ। तो देखिए बर्डिंग के कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके एक एक का डिटेल समझेंगे। बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है कि मेरी बातों पे फोकस करना है, और मैं आपको अलग अलग जो बर्डिंग के मेथड्स हैं उनके फोटोग्राफ दिखाऊंगा, और आप ट्राई करना। थ्योरी इज़ नॉट मस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि इस जो मेथड है ना, क्योंकि बहुत सारे मेथड है, आपको बर्डिंग के मेथड भी पढ़ने हैं, आपको ग्राफ्टिंग के मेथड भी पढ़ने हैं, ठीक है, आपको लेयरिंग के मेथड भी पढ़ने हैं। तो आप थ्योरी पे फोकस मत करो, आप बस इतना करना कि जितने बर्डिंग के टाइप्स होते हैं उसको आप याद रखना, और इसके फोटोग्राफ आप बार बार फोटोग्राफ देखना, क्योंकि आप फोटोग्राफ देखोगे ना तो आप एग्ज़ाम में वो फ़ोटो यदि आपके माइंड में होगा तो आप थ्योरी खुद से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको एक आउटलाइन दे दूंगा कि हाँ इसमें हम लोग इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। ठीक है। तो फोटोग्राफ आप प्लीज़ अपने माइंड में रखें, थ्योरी पे आप उतना फोकस ना करें। ठीक है। थ्योरी आप खुद से भी बना के लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो देखिए बर्डिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। टी बर्डिंग है, इन्वर्टेड टी बर्डिंग है, पैच बर्डिंग है, रिंग बर्डिंग है, चिप बर्डिंग है, और फॉरकेट बर्डिंग है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका टी बर्डिंग। टी बर्डिंग क्या होता है? देखो टी बर्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है। आप थ्योरी बाद में पढ़ना, यदि आपके पास टाइम है तो आप इस थ्योरी को एक बार पढ़ लेना, ताकि इसमें क्या बोल रहा है आपको पता चल जाएगा। मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग करते क्या है। ठीक है। तो आप मेरी बातों पे यदि फोकस करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, देखो हम लोग के पास एक प्लांट है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे उस तरह के प्लांट लेते हैं जिनके बार्क को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग प्लांट से ऊपर, प्लांट के एकदम नीचे नहीं, देखो जैसे मान के चलिए ये आपका प्लांट है। ठीक है। यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो हम लोग यहीं पे नहीं करेंगे टी बडिंग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। इससे कुछ ऊपर नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर हम लोग ऊपर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी बर्डिंग करेंगे। अगर आप बहुत नीचे लोगे तो क्या होगा, मे भी हो सकता है यहाँ पे बैक्टीरिया अटैक कर दे, हो सकता है यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से पूरा ये ख़राब हो जाए। तो हम लोग नॉर्मली नीचे से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम लोग एक टी शेप कट लगाते हैं। ठीक है। अब इस टी शेप कट लगाने के बाद इसको हम स्लाइटली ओपन कर लेंगे। ठीक है। बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडा आप याद रखना कि हम लोग जिस शेप का कट लगाए हैं नॉर्मली हम लोग बर्ड भी उसी शेप का लेते हैं, ताकि वो इजी इसमें फिट हो सके। तो हम लोग टी शेप कट लगाएंगे, उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, बाद में हम लोग बर्ड को उसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हुआ है, और मैंने बर्ड भी लिया हुआ है टी शेप का।
ठीक है। बाद में हम लोग इसको व्रैप कर लेंगे, ठीक है। और स्लाइटली हम लोग इसमें वैक्स भी लगा देते हैं ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो, मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि मॉइस्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको इसमें सूट होने के लिए। नेक्स्ट बाद में क्या होगा, यहाँ से फिर एक न्यू बर्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये इसको हम बोलते हैं टी बडिंग। तो आप फिगर को देखिए, आपके माइंड में ये थ्योरी ईजिली आ जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, फिगर को याद रखना है कि टी बडिंग में हम लोग ऐसे काम किया करते थे। और मोस्टली ये हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल आप कहीं लिख लेना और उसको बार बार पढ़ना। टी बडिंग हम लोग सिट्रस में, पीचेस में एंड रोज प्लांट में किया करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ टी बडिंग? आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, तो आपका है इन्वर्टेड टी बडिंग। इन्वर्टेड टी बडिंग में क्या करते हैं, ये टी बडिंग का जस्ट उल्टा है। टी बडिंग में हम लोग टी शेप कट करते थे, इसमें हम लोग इन्वर्टेड टी शेप कट करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे देखिए प्लांट है आपका, हमने इसमें हॉरिजॉन्टल को नीचे रखना है और देन आपको ये आपका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। बर्ड भी कुछ इसी तरीके का लेंगे, बाद में हम लोग इसको इसमें इंसर्ट करके इसको हम लोग व्रैप्ड कर देंगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका इन्वर्टेड टी बडिंग। फिगर को आप माइंड में रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे भूल जाओगे, फिगर याद रहेगा तो आप खुद से भी कहीं लिख सकते हो बनाकर, ठीक है। और आप एग्जाम में एक काम और क्या कर सकते हो कि यदि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे फिगर बनाकर भी समझा सकते हो, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपको पूरा थ्योरी आता है अच्छे तरीके से, तो आप फिगर बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो पेच बडिंग। पेच बडिंग क्या होता है, देखो पेच बडिंग हम लोग उन प्लांट में प्रैक्टिस करते हैं जिनके बार्क को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक पेच बना दिया है ना। प्लांट का एक छोटा सा बार्क को हम लोग रिमूव कर लेंगे, बाद में हम लोग बर्ड को लाएंगे, इसमें इंसर्ट करके उसको व्रैप्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पेच बडिंग। इसको हम लोग सिट्रस में, मैंगो में, रबर में, एनोना में करते हैं या वॉलनट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पेच बडिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ रिंग बडिंग, नाम से पता चल रहा है कि हम लोग बार्क को रिमूव करेंगे, बट रिंग फॉर्म में रिमूव करेंगे, है ना। आप यहाँ पे देखो हमने बार्क को एक रिंग फॉर्म में रिमूव किया हुआ है, बाद में इसमें छोटा सा हम लोग होल करेंगे और इसमें हम लोग बर्ड को इंसर्ट करके और इस रिंग को वापस हम लोग प्लांट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी कहलाता है आपका रिंग बडिंग। आप फिगर को दिमाग में रखिए, समझ आ जाएगा आपको। इसको हम लोग चिनकोना में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो रिंग बडिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया, चिनकोना। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, फ्लैप मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखो पहले तो आप याद रखना, फ्लैप मेथड को हम लोग फोरकेट मेथड भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर नाम चेंज करके आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैप मेथड को हम लोग फोरकेट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो आप फिगर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें किया क्या है। हमने क्या करना है, 3 साइड से कट करना है और उसको बार्क को स्लाइटली रिमूव, पूरा तरीके से रिमूव नहीं करना है, स्लाइटली रिमूव करना है। आप यहाँ पे देखो, है ना, इधर कट किया और स्लाइटली इसको ओपन कर दिया। बाद में क्या करेंगे, बर्ड को इसमें रख देंगे और इसको फिर ऊपर से कवर कर देंगे वापस से, है ना, और इसको फिर हम लोग व्रैप कर देंगे, ठीक है, बर्ड टेप से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके बडिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ चिप बडिंग। चिप बडिंग में क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये आपका प्लांट है, ठीक है। प्लांट में हम लोग स्लाइटली कट करेंगे, कट करने के बाद इसमें हम लोग बर्ड को रखेंगे और इसको फिर हम लोग व्रैप्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका चिप बडिंग। एग्जाम्पल क्या है, ग्रैप्स, ठीक। आगे बढ़े, चलो ये हमारा बडिंग का टाइप्स कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा लोड मत लेना है, आपको सिर्फ फिगर याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप फिगर को प्लीज़ याद रखिए ताकि आप थ्योरी खुद से भी बना के लिख सको एग्ज़ाम में, ठीक है। आप रटने बैठोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे आपको मेथड पढ़नी है। तो आप प्लीज़ आप फिगर को दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड। तो इसको भी वो 15 मार्क्स का बना सकता है, या फिर इसको ये इस तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन वर्नियर ग्राफ्टिंग। तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, आपको पूरा बस ये समझ के चलना है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
ग्राफ्टिंग, व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, हम लोग इनके आज मेथड डिस्कस करेंगे। नो, ग्राफ्टिंग के क्या क्या मेथड्स हैं? सिंपल ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, वर्नियर ग्राफ्टिंग, विप या टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, साइड वर्नियर ग्राफ्टिंग, बार्क ग्राफ्टिंग। हम लोग एक एक करके देखेंगे, आपको इसमें भी सिर्फ फिगर याद रखना है। ठीक है, थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हो। सिंपल ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, देखो नाम से पता चल रहा है सिंपल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग स्टॉक को स्लांट हाइट की तरह एक कट करेंगे, देखिए है ना, स्लांट हाइट इसी को बोलते हैं ना भाई, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसी तरीके का कट करेंगे, सेकंड को भी इसी तरीके का कट करेंगे ताकि वो इजिली फिट हो सके एक दूसरे में, है ना। फिट हो गया, देन इसको हम लोग व्रैप्ड कर देंगे। ठीक है, और मोस्टली इसमें हम लोग वैक्स लगा देते हैं ताकि मॉइस्चर मेंटेन हो सके, मॉइस्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आता है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग जो है वो मोस्टली हम लोग मैंगो या सेपोटा में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इसके क्या करेंगे हम लोग, ब्रांचेस को आपस में फोल्ड करेंगे। देखिए एक प्लांट का ब्रांच यहाँ पे गया, दूसरा का यहाँ पे गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दोनों के ब्रांचेस को हम लोग छील लेंगे और उसको वापस में चिपका कर व्रैप्ड कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, व्रैप्ड कर देंगे, और व्रैप्ड करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अप्रोच ग्राफ्टिंग। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नाउ वर्नियर ग्राफ्टिंग। वर्नियर ग्राफ्टिंग का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले ये देखो, वर्नियर ग्राफ्टिंग का यूज़ हम लोग डेकोरेटिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को डेकोरेट करना काफ़ी पसंद है, तो हम लोग वर्नियर ग्राफ्टिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया करते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आपका प्लांट है, इसमें हम लोग एक पोर्शन कट करके स्लाइटली उसको ओपन कर लेंगे, और उसमें हम लोग फिर साइकन को रिमूव कर देंगे। आपको स्टॉक और साइकन के बीच डिफरेंस पता है ना। देखो ये आपके प्लांट्स हैं, यहाँ पे रूट लगे होते हैं, तो जहाँ पे रूट वाला पोर्शन है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, और जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम लोग साइकन बोलते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक को याद रखना, मुझे पता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। तो स्टॉक, बस एक पॉइंट आप याद रखिए कि जिसमें रूट लगा होता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, जिसमें रूट नहीं होता है उसको साइकन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए हम लोग बाद में यहाँ पे साइकन को इंसर्ट कर देंगे, फिर इसको हम लोग व्रैप्ड कर देंगे। ये हो गया वर्नियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, विप्ड या टंग ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका स्टॉक होता है उसको कुछ इस तरीके का कट करेंगे। ठीक है, और साइकन को हम इस तरीके का कट करेंगे कि इसमें क्या हो जाए, इसलिए वो फिट हो जाए। ठीक है, बाद में इसको हम लोग व्रैप्ड कर देंगे। तो ये कहलाता है आपका विप्ड या टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका स्टॉक है, स्टॉक को हम लोग ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद हम लोग साइकन के जो इंड वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे देखिए ये साइकन का इंड वाला पोर्शन है, उसको स्लाइटली हम लोग क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे ताकि वो इजिली इसमें फिट हो सके। आप फिगर में देखिए समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइकन को इंसर्ट कर दिया है, बाद में इसको हम लोग व्रैप्ड कर देंगे। ये कहलाता है आपका क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो साइड वर्नियर ग्राफ्टिंग। साइड वर्नियर ग्राफ्टिंग जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो ये आपका प्लांट है, प्लांट के हम लोग कुछ पोर्शन को रिमूव कर लेंगे, और इसके भी कुछ साइकन का जो हम लोग कुछ पोर्शन रिमूव किए हुए हैं, देखो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लाके चिपका देंगे, और फिर बाद में इसको हम लोग व्रैप्ड कर देंगे। तो ये कहलाता है आपका साइड वर्नियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, काफ़ी ईजी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बट मैं जो बता रहा हूँ वो आप दिमाग में रखना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं ऐसे क्वेश्चन में कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप थ्योरी को पढ़ो, आप फिगर को बस माइंड में रखो, आपके काम हो जाएंगे। चलिए नो बार्क ग्राफ्टिंग क्या होता है। बार्क ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये प्लांट है, प्लांट के हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसके बार्क को थोड़ा रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट किए, यहाँ पे कट किए, और उस पर हम लोग साइकन को इंसर्ट कर देंगे। देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, साइकन को इंसर्ट कर दिए कटा हुआ पोर्शन के पास। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बार्क ग्राफ्टिंग। नो अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं।
आपको ग्राफ्टिंग क्या होता है समझ आ चुका है, उसके मेथड भी समझ आ चुका है। नौ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेयरिंग क्या होता है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। लेयरिंग क्या होता है मैंने आपको समझाया हुआ है पार्ट 1 में, तो आप जाइए पार्ट 1 में लेयरिंग क्या होता है उसको समझिए। हम लोग यहाँ पे उनके मेथड समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले होता है सिंपल लेयरिंग। तो सिंपल लेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले मैंने बोला है आप फोटोग्राफ को देखो, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये प्लांट है और ये देखो लेयरिंग हम लोग मोस्टली वैसे प्लांट में प्रैक्टिस करते हैं जिनके ब्रांचेस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि वो इसको हम लोग ईजिली बेंड कर सकें। तो अब देखिए ये पेरेंट प्लांट है, इसके एक ब्रांचेस को मैंने फोल्ड किया हुआ है और उसको फिर हम लोग सॉइल में कवर कर देंगे। बाद में यहाँ से क्या होगा, रूट आएगा तो हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका सिंपल लेयरिंग। ठीक है, आया समझ में। अब लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अ ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज बेंड टू द ग्राउंड एंड कवर विथ सॉइल एट वन पॉइंट, एक पॉइंट को कवर कर देंगे, वहाँ से बाद में रूट आएगा, फिर उसको हम लोग पेरेंट प्लांट से अलग कर देंगे। ठीक है, ये कहलाता है सिंपल लेयरिंग। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लिम्बिंग रोज। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग ट्रेंच लेयरिंग। पहले फोटोग्राफ देखो, ट्रेंच लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट को क्या करेंगे हम लोग पूरा फोल्ड कर देंगे, पूरा का पूरा फोल्ड करके ऊपर से देखिए है ना, इसको हमने क्या किया पूरा कवर कर दिया। फिर कवर करने के बाद ऊपर थोड़ा हम लोग सॉइल को कवर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ से बर्ड निकला हुआ है, यहाँ पे देखो कई सारे बर्ड है ना, वहाँ से क्या होगा, एक न्यू प्लांट तैयार होगा। यहाँ पे देखो एक न्यू प्लांट वहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, अ पेरेंट प्लांट इज बेंट, हम लोग पेरेंट प्लांट को बेंड कर देंगे ग्राउंड में, फिर उसको कवर कर देंगे, फिर वहाँ से आपको सूट एराइज होता हुआ दिखाई पड़ेगा है ना, और फिर नीचे की तरफ रूट आएंगे और वहाँ से कई सारे प्लांट आपके बन के तैयार हो गए। तो ये कहलाता है आपका ट्रेंच लेयरिंग। इसको हम लोग विलोज में और डॉग वुड में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो सरपेटाइन लेयरिंग, और सरपेटाइन लेयरिंग को हम लोग कंपाउंड लेयरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंपाउंड लेयरिंग भी बोलते हैं, तो डोंट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत करना। सरपेटाइन लेयरिंग को हम लोग कंपाउंड लेयरिंग भी करते हैं, एग्जाम में ये अलग अलग नाम से भी पूछ लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले फोटोग्राफ देखते हैं। देखो ये ट्रेंच लेयरिंग के समान ही है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट प्लांट का जो ब्रांच होगा उसको हम लोग अल्टरनेट फॉर्म में कवर करेंगे, है ना। क्या किया मैंने यहाँ पे देखो, ऐसे किया, यहाँ पे लाया और इसके कई सारे पोर्शन को मैंने कवर कर दिया, और जहाँ जहाँ से आपने कवर किया है वो एक फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रांचेस या एक न्यू प्लांट यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कंपाउंड लेयरिंग या सरपेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, देखो सिमिलर टू ट्रेंच लेयरिंग, के ट्रेंच लेयरिंग के समान होता है, बट यहाँ पे डिफर क्या है कि यहाँ पे हम अल्टरनेटली ब्रांचेस को कवर करते हैं सॉइल में। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, क्रैप्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो स्टूल या माउंड लेयरिंग, ये क्या होता है, देखो स्टूल या माउंड लेयरिंग हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे वही लिखना कि हम लोग ये मेथड जो आपका माउंड लेयरिंग है, इसको हम लोग वैसे प्लांट पे प्रैक्टिस करते हैं जिनके ब्रांचेस फ्लेक्सिबल नहीं होते। अब प्लांट को देखो समझ आ जाएगा, इनके ब्रांचेस को हम फोल्ड नहीं कर सकते, तो फोल्ड नहीं कर सकते तो कुछ तो तरीका होगा लेयरिंग करने का, तो इसको हम लोग फोल्ड नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ, जैसे ये प्लांट है यहाँ से ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो नीचे के जो कुछ ब्रांच होंगे उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखो आप नीचे की कुछ ब्रांचेस को हमने रिमूव कर दिया है, और जहाँ तक हम लोगों ने रिमूव किया है वहाँ तक क्या करेंगे, सॉइल को कवर कर देंगे सॉइल से ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉइल से उसको कवर कर दिया है। बाद में क्या होंगे, इस पोर्शन से जो अपने कट किया है वहाँ से रूट निकलना स्टार्ट होगा, और बाद में यहाँ से फिर एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका माउंड या स्टूल लेयरिंग। ठीक, समझ आ गया। इसको हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एप्पल के प्लांट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो टिप लेयरिंग, टिप लेयरिंग में क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखो, टिप लेयरिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पेरेंट प्लांट होगा
उसके ब्रांच को तो हम लोग फोल्ड करेंगे, बट उसके टिप वाले पोर्शन को हम लोग सॉइल में कवर करेंगे। आप देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लांट के जो ब्रांचेस हैं उसके एक ब्रांच को मैंने फोल्ड किया हुआ है, और फोल्ड करने के बाद मैंने बीच वाले पोर्शन को कवर नहीं किया, बल्कि उसके टिप वाले पोर्शन को कवर किया हुआ है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, टिप वाले पोर्शन को कवर कर दिया, फिर वहाँ से क्या होंगे, रूट निकलेंगे, बाद में यहाँ से सूट निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में इसको हम लोग पेरेंट प्लांट से अलग कर देंगे। नो, आपका एक न्यू प्लांट बन के रेडी है। तो ये कहलाता है आपका टिप लेयरिंग। नाम से पता चल रहा है ना भाई कि टिप में क्या होगा, रूट आएगा, और टिप से एक न्यू प्लांट तैयार होंगे बन के। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ब्लैकबेरीज में या रास्पबेरीज में। तो एग्जाम्पल आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके डिटेल भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, आई नो। अब आप सोच रहे हैं सर एयर में हम कैसे लेयरिंग कराएंगे, एयर में कैसे हम लेयरिंग कराएंगे, बट इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, आप इस फिगर को देखो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये आपका प्लांट है, यहाँ पे इनके ब्रांचेस निकले हुए हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रांच के को हम लोग गर्डल शेप में रिमूव करेंगे। ब्रांच तो है ना, तो उसके बार्क को हम लोग गर्डल शेप में रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे पीट मॉस, है ना, मॉट या स्पैग्नम, हम लोग एक घास होता है, घास की तरह होता है, उसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे मॉइस्चर वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, क्योंकि यदि मॉइस्चर खत्म हो गया तो ये पार्ट सूख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर वो मॉइस्चर मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से कुछ लेयर निकल आएंगे और इसको ये कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इसको हम लोग एयर लेयरिंग बोलते हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, रबर ट्रीज में और मेगोलिया में प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। इंस्टेड अ पार्ट ऑफ स्टेम इज गर्डल कट। हम लोग स्टेम के एक पार्ट को गर्डल शेप में क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग फिर स्पैग्नम या पिट मॉस से कवर कर लेंगे ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, और मॉस इज व्रेप्ड विथ प्लास्टिक। हम लोग इस पिट मॉस को प्लास्टिक में रख के उसको पूरे कवर करेंगे। ठीक, बाद में फिर क्या होगा, वहाँ से रूट निकल आएगा, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये कहलाता है आपका एयर लेयरिंग। हम लोग एयर में क्या कर रहे हैं, लेयरिंग ले आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग समझ आ गया होगा, उसके क्या क्या मेथड्स है वो भी समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सीड डोरमेंसी क्या होता है। ठीक है, और वो सीड डोरमेंसी होता क्यों है मैंने ये भी देखा था। तो इसको भी वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है। वो पूछ देगा कि डिफाइन सीड डोरमेंसी एंड राइट कॉजेज ऑफ सीड डोरमेंसी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू ब्रेक सीड डोरमेंसी। तो कुल मिला के ये 3 क्वेश्चन को आपस में इंक्लूड करके 5 मार्क्स में डिवाइड करके वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर देगा। ठीक है, मैं इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को देख के ही इस लेक्चर को विजिट करें, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज अलग अलग मेथड कि सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो मैं नॉर्मली थोड़ा सा बता देता हूँ कि सीड डोरमेंसी क्या होता है, क्योंकि मैं यदि इसको नहीं बताऊँगा तो आपको इसके मेथड समझ नहीं आएंगे ब्रेक करने का। देखो सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड डोरमेंसी एक रेस्टिंग पीरियड होता है सीड का, जहाँ पे सीड का में एबिलिटी नहीं होती है जर्मिनेट करने का, वो कुछ समय के लिए चले जाता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ठीक है, तो उसी रेस्टिंग फेज को हम लोग बोलते हैं सीड डोरमेंसी। आया समझ में। चलिए अब इसके 2 मेथड्स हैं सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के। एक है आपका फिजिकल मेथड, एक है आपका केमिकल मेथड। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिकल मेथड क्या है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का। देखिए क्या है, बोलता है हीट ट्रीटमेंट एट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। हम लोग क्या करेंगे, सीड को 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में ट्रीट करेंगे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, एक बार सुबह किया हुआ है तो एक बार शाम में करेंगे। तो यहाँ पे हमको सीड को 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, हीट प्रोवाइड करना है अलग अलग टाइम पे। ठीक, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 24 आवर। तो एक बार क्या करेंगे, सीड को लेंगे और उसको सबसे कम
2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 24 घंटा के लिए रख देंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप एक हाफ डे भी रख सकते हो या फुल डेज भी रख सकते हो। एक दिन हमको क्या करना है, इस सीड को कम टेम्परेचर पे रख देना है, उससे भी सीड डोरमेंसी ब्रेक हो सकती है। अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम। आप सीड को एक बार गर्म पानी में रखो, एक बार ठंडे पानी में रखो, एक बार गर्म पानी में रखो, फिर उसको ठंडे पानी में रखो। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेट हीट कर रहे हो, फिर उसको कूल कर रहे हो, हीट कर रहे हो, फिर कूल कर रहे हो। तो इसके वजह से भी क्या होगा, सीड डोरमेंसी आपका ब्रेक हो सकता है। नो, एक वर्ड आता है आपका, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, सेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्कारिफिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, स्कारिफिकेशन होता है। तो स्कारिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ सीड कोट। तो इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, व्हाट इज स्कारिफिकेशन। तो हम लोग सीड कोट, पता है ना भाई, सीड होता है, उसके बाहर एक सीड कोट लगा होता है जो कि सीड को एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको सीड का फिजियोलॉजी पढ़ाया हुआ है। तो सीड के बाहर एक लेयर होता है जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं, और ये सीड को एडवर्स कंडीशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और तो इस सीड कोट इनिशियल फेज में क्या होता है, ये सीड कोट जो होता है ना, वो ना तो एयर को अंदर आने देता है, ना वाटर को अंदर आने देता है। तो एयर वाटर अंदर आ ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, डोरमेंसी कॉज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीड कोट को रबिंग करके, रगड़ रगड़ के रिमूव कर देंगे। जब सीड कोट ही रिमूव हो गया तो फिर क्या होगा, वाटर इजली अंदर जा सकता है, और जब वाटर अंदर जाएगा, एयर अंदर जाएगा सीड में, तो सीड का मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा। नाउ आपका सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। तो ये सारे क्या है, फिजिकल मेथड है, जहाँ पे हमको थोड़ा एनर्जी खर्च करके ये काम करना पड़ रहा है। नाउ कम टू द केमिकल मेथड। यहाँ पे हम लोग कुछ केमिकल अप्लाई करेंगे सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो देखिए, बाय एसिड ट्रीटमेंट हम लोग उसको एसिड में अप्लाई कर देंगे, जैसे कि आपका HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम लोग उस सीड को रख देंगे। तो इससे भी क्या होगा, अलग, जैसे कि कुछ समय तक, कुछ मिनट तक, तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर के प्रभाव में आके सीड की जो डोरमेंसी है वो भी ब्रेक हो जाएगी। तो ये केमिकल मेथड हो गया। अब कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका जिब्रेलिन, इथाइलिन। ठीक है, ये भी कुछ हार्मोन है जो कि आपके सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। नाउ डिह्यूमिडिफिकेशन, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एयर स्टोरेज। आप क्या करो कि वाटर वेपर को रिमूव कर दो। तो इससे भी क्या होता है कि आपका ये सीड डोरमेंसी ब्रेक हो सकता है। अब उसके लिए हम लोग सिलिका जेल यूज़ करते हैं। तो सिलिका जेल का एक खास प्रॉपर्टी होता है, आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। सिलिका जेल में क्या करते हैं हम लोग, सिलिका जेल का एक खास प्रॉपर्टी ये होता है कि ये बाहर से, हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग डिह्यूमिडिफिकेशन करके भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये लॉट्स ऑफ मेथड हैं जो आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, इनलिस्ट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स विथ देयर साइंटिफिक नेम। आपको मेडिसिनल और कुछ एरोमेटिक प्लांट्स के नाम बताने हैं और उसके साइंटिफिक नेम के साथ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश नेम दिया हूँ और इसका बोटेनिकल नेम क्या है, जैसे कि स्नैकवीड। स्नैकवीड एक मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट है जिसका बोटेनिकल नेम होता है पोलीगोनम क्लामस। ठीक है, नाउ स्वीट फ्लैग, इसका भी बोटेनिकल नेम, उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, एकोरस क्लामस। हॉर्स्टेल इक्विसिटम एरवेंस। गार्लिक एलियम सटाइवम। अस्परगस अस्परगस रेसिमोसस। तो ये भी आपको 5 याद रखना है, इससे ज़्यादा आप याद मत रखना। 5 कम से कम आपको याद होना चाहिए, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के साइंटिफिक नेम। ठीक है, आगे बढ़ें, इसको तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। चलिए, नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन को आपको एग्रोनॉमी में भी पूछ सकता है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग हॉर्टिकल्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि आप एग्रोनॉमी में भी पूछ सकता है, जैसे कि फर्टिगेशन एक एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है। यहाँ पे अब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिया, जो कि जैसे कि आपका इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइज़र मेन्योर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बताया हुआ है एग्रोनॉमी के अंदर, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है,
तो आपको ऑलरेडी मैन्योर, फर्टिलाइज़र, ड्रिप इरीगेशन क्या होता है ये आपको समझना है, तो आप हमारे एग्रोनॉमी वाले लेक्चर को विजिट कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग फर्टिगेशन समझते क्या होता है। देखो फर्टिगेशन कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो आपके वाटर होते हैं ना, वाटर में हम लोग फर्टिलाइज़र को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो उसको हम लोग वाटर में मिक्स कर लेंगे और फिर हम लोग प्लांट को देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्टिगेशन बोलते हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया कि आप वाटर में फर्टिलाइज़र को मिक्स करो और फिर उसका प्लांट को दो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन बोलते हैं। तो फर्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र थ्रू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। देखिए इस फिगर को देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्लांट्स को दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिगेशन बोलेंगे। नो प्लांट बायोरेगुलेटर, प्लांट बायोरेगुलेटर क्या होता है, देखो इस प्लांट बायोरेगुलेटर नाम से पता चल रहा है कि प्लांट को हमको रेगुलेट करना है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करे, उसको जर्मिनेट कराए, उसके मेटाबॉलिज्म को, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट बायो रेगुलेटर बोलते हैं। और इसको दूसरे नाम से हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं और ग्रोथ बायो रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो फाइटो हार्मोन आई होप आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसी को हम लोग बायो रेगुलेटर भी बोलते हैं और ग्रोथ बायो रेगुलेटर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली पता है कि फाइटो हार्मोन क्या करता है, प्लांट के जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारे अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, तो आपको पता है कि हमारे हार्मोन्स भी हैं जो डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो प्लांट में भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है कि उसके भी कुछ हार्मोन होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलो इसको कुछ दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं। देखो क्या बोलता है, फाइटो हार्मोन और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत कम कंसंट्रेशन में होते हैं, बट इनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता तो बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन ये कम ही अमाउंट हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्लांट को ग्रो भी करवा सकता है, उसके डिक्रीज होने के भी कारण होते हैं, और उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ये मॉडिफाई करता है। अब देखो फाइटो हार्मोन को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं, तो एग्ज़ाम में कई सारे नाम से ये पूछ सकता है। उसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, ग्रोथ सब्सटेंसेस, ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ फैक्टर। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि डिफाइन बायो रेगुलेटर, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये फाइटो हार्मोन की बात कर रहा है। देखो फाइटो हार्मोन आई होप सब लोगों ने नाम सुना हुआ है, बट बहुत कम ही लोग होंगे जो ग्रोथ रेगुलेटर का नाम सुने होंगे, पता नहीं क्या है। बट आपको आज से ये क्लियर कर लेना है कि ग्रोथ सब्सटेंसेस, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रेगुलेटर, ये किसकी बात कर रहा है, वो फाइटो हार्मोन की बात कर रहा है, प्लांट की हार्मोन की वो बात कर रहा है। तो अगर एग्जाम में नाम चेंज करके पूछ दे तो आपको कंफ्यूज होके क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ अलग अलग तरह के प्लांट बायोरेगुलेटर होते हैं, आप लोगों ने नाम डेफिनेटली सुना हुआ है छोटे छोटे क्लासेस में, आप इसको पढ़े हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 तरह के फाइटो हार्मोन होते हैं। इनिशियल 3 को जो हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट जो 2 है ना, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल समझते हैं। आप मेरी प्लीज़ बातों पे फोकस करना। ऑक्सिन, ऑक्सिन का एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सिन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन ने की थी। हाँ आपको पता है, आप इवोल्यूशन में इनके नाम सुने हुए हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी, ठीक है। और ये ऑक्सिन जो होता है ना, वो फूलों के ना गिरने का कारण होता है। जैसे अगर आपके प्लांट में क्या हो रहा है कि फूल गिर रहे हैं, पत्तियां उसके झड़ रहे हैं, तो आप ऑक्सिन हार्मोन का उसमें क्या करो, छिड़काव कर सकते हो आर्टिफिशियली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसकी पत्ता जो गिर रहा है, उसके जो फ्लावरिंग
झड़ रहे हैं उसको ये रोक देगा। तो कुल मिला के ये हमारे ये पत्तों को झड़ने नहीं देता है, फ्लावर को झड़ने नहीं देता है, ठीक है। ऊपर से सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन में रोल करता है, प्लांट के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, ठीक है। आया समझ में। और ये कहाँ पाया जाता है? एकदम सिरे पे पाया जाता है, एपिकल रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है इसकी खोज किसने की थी? लिखा हुआ बाद में पढ़ लेना, मेरी बात पे फोकस करो, ठीक है। मैं थोड़ा इससे हट के बता रहा हूँ। जिब्रेलिन की खोज कुरुसोवा नाम के वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। किसने की थी? कई बार ये नए पूछ लिए जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? कुरुसोवा नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1926 में, ठीक है। अब इसके क्या इफेक्ट है? जिब्रेलिन जो होता है ना, इसके छिड़काव से फल फूल क्या होते हैं? बड़े आकार के बन जाते हैं, ठीक है। आपका जो बोना पौधा होता है, छोटे साइज के जो पौधे होते हैं, अगर आप इसमें जिब्रेलिन छिड़ दोगे तो ये क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो बोने पौधे को ये लंबा करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो इस हार्मोन का लोग गलत इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अगर उनका जो आप नॉर्मली सुने भी होंगे कि अगर फसल छोटा है उसमें हमने इंजेक्शन लगा दिया देन वो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसमें भी वो ये हार्मोन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। बड़े साइज़ का यदि करना है आपको फसल, तो आप ये हार्मोन इंड्यूस कर दो, आपके फल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सीड जो है उसमें स्प्राउटिंग होता है, अंकुरित निकलता है, तो उसके लिए भी जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्प्राउटिंग के लिए भी आपका जिब्रेलिन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। नो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसको आप याद रखना, मोर देन 60 टाइप, हमारे आज के डेट में हम लोग 60 टाइप के जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए नो आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था। इंटरेस्टिंग बात है, देखो बायोलॉजी में ऐसा होता है, खोजता कोई और है, उसको नाम कोई और देता है, क्रेडिट किसी और को मिलता है, ठीक है ना। ये बायोलॉजी का फंडा है। तो देखो साइटोकाइनिन के साथ भी कुछ इसी तरीके का हुआ। साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था मिलर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसको नाम किसने दिया? लिथम नाम के साइंटिस्ट ने। तो सोचो, साइटोकाइनिन को डिस्कवर मिलर ने किया, इसको नाम किसने दिया? लिथम ने दिया, ठीक है। और ये आपके सेल डिवीज़न में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, सेल को इलार्जमेंट करने में ये हेल्प करते हैं, सेल के डिफ्रेंशिएशन में भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इनकी खास बात मैं बताऊं तो ये हार्मोन जो है वो एक्टिव कब होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन को ये लेगा और अपने आप को एक्टिव कर लेगा, तो इसको एक्टिव होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आया समझ में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इस इजी पॉइंट लिखा हुआ देखो, मैं साइड का पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है इजी, यहाँ पे देखो ना, जो इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कुछ ऐसा नॉलेज जो कि इससे हट के हो वो मैं आपको दे रहा हूँ, लिखा हुआ बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नो इथाइलिन, आप लोगों ने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा। यदि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो आप केमिस्ट्री में पक्का इसका नाम सुने होंगे, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इथाइलिन एक कलरलेस गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पहली पॉइंट तो आप याद रखना, इथिलीन जो है वो एक कलरलेस हार्मोन है और ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये जो आपके फ्रूट है ना, वो जब पक जाते हैं तो उसमें ये आपको दिखाई पड़ता है। तो मोस्टली ये फ्रूट को पकाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ इथिलीन इज इनहिबिटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिक्वायर ऑक्सीजन। अब जब देखो इथिलीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहिबिट करके ऑक्सीजन यूज़ करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को हम लोग डोरमिन्स भी बोलते हैं या एंटी जिब्रेलिन भी बोलते हैं। जिब्रेलिन का ये अपोजिट काम करता है। वहाँ पे जिब्रेलिन जो था वो क्या कर रहा था? बोने पौधों को लंबा कर रहा था, ये उसको छोटा कर देगा, ठीक है, उसके साइज़ को छोटा कर देगा। फूल, वहाँ पे फूल नहीं गिरे थे, यहाँ पे फूल गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट वो उसका उल्टा काम करता है। और एब्सिसिक एसिड की खोज कोर्स एंड एडिकोट ने की थी, ठीक है, कोर्स एंड एडिकोट नाम के साइंटिस्ट ने की थी,
ठीक है, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइटोकाइनिन और आपका एब्सिसिक एसिड, सॉरी इथिलीन और एब्सिसिक एसिड ना, ये दो हैं जो कि आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो दो हो गया इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, और एक मज़े की बात, ये कहाँ पे सिंथेसिस होता है? आपके लीफ में सिंथेसिस होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्टोमेटा को क्लोज होने के लिए ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन। जब सूखा कंडीशन होता है ना, तो ये एस्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि एक्सेस मात्रा, देखो ना, एक इम्पॉर्टेंट बात है, सपोज बाहर की तरफ सूखा पड़ गया, अब सूखा पड़ने की वजह से प्लांट को प्रॉपर मात्रा में वाटर तो नहीं मिल पा रहा है। अब उस कंडीशन में यदि जो आपका स्टोमेटा है वो सारा खुल जाए तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, और जब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके जो प्लांट हैं उसमें वाटर का कमी होने लगेगा। तो ये हार्मोन क्या करता है, जब ड्राउट कंडीशन आता है, सूखा कंडीशन आता है, तो स्टोमेटा को ये क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये प्लांट को स्ट्रेस होने से बचा लेता है, इसलिए इसको हम लोग प्लांट स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको टाइम मिले तो आप प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला एब्सिसिक एसिड को हम लोग ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में जाने से ये प्रोटेक्ट कर लेता है स्टोमेटा को क्लोज करके। ठीक है, कहाँ पे सिंथेसिस होता है? लीफ में सिंथेसिस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या बोलता है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अनफ्रूटफुलनेस एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनफ्रूटफुलनेस। ठीक है, देखो अनफ्रूटफुलनेस, पहले तो फ्रूटफुलनेस का मतलब बताओ क्या होता है। फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है कि यदि आपने प्लांट लगाया हुआ है तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में फल आ जाए, हर एक फल से आपके फ्रूट आ जाएं, और वो फ्रूट मैच्योरिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, जैसे आपके घर में क्या होगा, अगर आम का आपने पेड़ लगा रखा है तो उसमें फ्लावरिंग होंगे, फ्लावरिंग होने के बाद उसमें फल लगेंगे, और ये फल आपके मैच्योर हो जाएंगे, मतलब पक जाएंगे, फिर उसको आप तोड़ के खा लो। तो एक ऐसा प्लांट जो फ्लावरिंग से लेके आपके फल को मैच्योरिटी तक लेके जाए, उसको हम लोग फ्रूटफुलनेस बोलते हैं। बट अगर ये कंडीशन उल्टा हो जाए, सपोज कि आपने प्लांट लगाया हुआ है, ये प्लांट पे ना तो फल आया, ना तो आपको फूल तो भी नहीं किया, तो फल कहाँ से आएगा, तो ना तो फूल आया ना फल आया, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनफ्रूटफुलनेस। ठीक है, क्या बोला डेफिनेशन देखो, सम टाइम फ्रूट ट्रीज आर फेल टू बियर फ्रूट, है ना, फ्रूट और फ्रूट सेटिंग इज नॉट टेक प्लेस नॉन एज अनफ्रूटफुलनेस। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्रीज जो कि ना तो फल दे पाते हैं ना तो ये फ्लावरिंग कर पाते हैं, तो उसको हम लोग अनफ्रूटफुलनेस बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इसके क्या रीज़न है, क्या फैक्टर है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके दो फैक्टर आपको पढ़नी है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है आपका? इम्परफेक्ट फ्लावर या डिफेक्टिव फ्लावर। सपोज पहले तो मुझे आप ये बतलाओ, परफेक्ट फ्लावर से आप क्या समझते हो और इम्परफेक्ट फ्लावर से आप क्या समझते हो। देखो, परफेक्ट फ्लावर, एक फ्लावर परफेक्ट कब होगा? जब उसमें स्टिग्मा होंगी और स्टाइल होंगी। स्टिग्मा और ये आपका एंथर वाला पोर्शन ना, तो ये दोनों का होना ज़रूरी है, तब हम फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे। मतलब एक फ्लावर में आपका मेल वाला पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल वाला पार्ट भी होना चाहिए, तो हम फ्लावर को क्या बोलेंगे? परफेक्ट। बट अगर दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्परफेक्ट फ्लावर। और तो ये भी एक रीज़न है। और ये भी हो सकता है कि यदि आपका फ्लावर में किस तरह का डिफ़ॉल्ट हो गया हो, तो वो भी एक अनफ्रूटफुलनेस का रीज़न है। नो हेट्रोस्टाइली, अब आपके पता है ना ये क्या है? आपका ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे आपके एंथर लगे होते हैं, यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपके एंथर हो गया, आपका फिलामेंट हो गया, ये आपके स्टिग्मा हो गया, यहाँ पे स्टाइल हो गया। तो अगर जो आपका स्टाइल है उसका साइज काफ़ी छोटा रह गया, काफ़ी छोटा, तो वो भी क्या होगा? अनफ्रूटफुलनेस का रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पे पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई कि फ्रूट कहाँ लगेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल पैक्युलैरिटीज़, इसमें क्या होता है? देखो, स्टिग्मा का साइज़ कुछ इस तरीके से हो जाए, या कई बार होता है कि जो स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है कि वो पोलन ग्रेन को अपने ऊपर लैंड ही नहीं करा सके।
अब पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड ही नहीं करेगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उस लायक नहीं रह गया। तो ये भी एक रीज़न है अनफ्रूटफुलनेस का, और इस मेथड को हम लोग स्ट्रक्चरल पेकुलैरिटीज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आपका स्टिग्मैटिक रिसेप्टिविटी। ये क्या होता है? देखो, स्टिग्मा तो इसमें ठीक बना, स्टिग्मा नॉर्मल आपका जैसा है वैसा ही बना, लेकिन स्टिग्मा के पास एबिलिटी नहीं है कि वो पोलन ग्रेन को जूस प्रोवाइड कर सके, उसको ग्रोथ होने में हेल्प कर सके, है ना। क्योंकि आपको पता है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर जब पोलन ग्रेन लैंड करता है तो स्टिग्मा इसको क्या करता है? जूस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस ये जूस लेके पोलन ग्रेन बाद में क्या होता है? इंटर्न एक्सान की रहने की वजह से यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब इस स्टिग्मा ने क्या किया, या फिर स्टिग्मा आपका इस लायक नहीं है कि वो पोलन ग्रेन को अपने ऊपर जर्मिनेट करा सके, उसको जूस प्रोवाइड कर सके। तो ये भी एक रीज़न है अनफ्रूटफुलनेस का। ठीक है, नो एबॉर्टिव फ्लावर। एबॉर्टिव फ्लावर का क्या मतलब है कि जो ओवरी होते हैं या ओव्यूल होते हैं वो क्या हो? काफ़ी पुअर हो। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फाइनली कहाँ होना है? ओवरी में होता है, ओव्यूल में होता है। बट ये अगर बहुत ख़राब कंडीशन में बना हो या फिर वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके, तो ये भी एक रीज़न है अनफ्रूटफुलनेस का। नाउ वायबिलिटी ऑफ पोलन। अब चलो भाई, बार बार हम लोग स्टिग्मा फीमेल पार्ट को ही दोष दे रहे थे। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो मेल हैं वो भी उस लायक ना हो कि वो जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठे और उसको वो फर्टिलाइज कर सके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो पोलन ग्रेन है शुड नॉट, यहाँ पे क्या होगा? शुड नॉट, है ना, शुड नॉट बी वाइबल फॉर फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन उस लायक नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, है ना। तो ये भी एक रीज़न है। स्टेरिलिटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। स्टेरिलिटी का मतलब क्या समझते हो आप? देखो, नॉर्मली हम लोग मेल स्टेरिलिटी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, पोलन ग्रेन तो बनेगा, ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन नहीं बनेगा। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो स्टेरिलिटी का डेफिनेशन। ये क्या होता है? यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा बट पोलन ग्रेन के पास एबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, या फिर जो पोलन ग्रेन बना है वो फंक्शनल नहीं होगा कि वो जाकर स्टिग्मा के ऊपर बैठे और उसको वो फर्टिलाइज कर दे या पोलिनेट कर दे। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होता है कई बार पोलन ग्रेन के पास, तो उसको हम लोग स्टेरिलिटी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है स्टेराइल हो गया भाई, है ना, वो फंक्शनल, वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं रह गया। ठीक है, आया समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं जो कि अनफ्रूटफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा कि आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो वो ड्राइनेस कॉज करेगा, और जब ड्राइनेस कॉज करेगा तो स्टिग्मा के सरफेस सूख जाएंगे। ठीक है, जब स्टिग्मा सूख गया तो भाई कहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये भी एक रीज़न है कि टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर एक लेवल से कम हो जाए। जैसे 4.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा ना, तो ये भी एक रीज़न बन जाएगा अनफ्रूटफुलनेस का। दैट मीन्स कि टेम्परेचर एक लिमिट तक होना चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा हुआ तो भी अनफ्रूटफुलनेस कॉज करेगा, कम हुआ तो भी ये अनफ्रूटफुलनेस कॉज करेगा। नो ह्यूमिडिटी, ह्यूमस के साथ भी कुछ ऐसा है कि अगर नमी एक लेवल से ज़्यादा हुआ तो वो भी स्टिग्मा के लिए ये काफ़ी खतरा का कारण बन जाता है, या फिर अनफ्रूटफुलनेस का कारण बन सकता है। अगर उस लेवल से कम हुआ तो भी ये अनफ्रूटफुलनेस का एक कारण बन जाएगा। तो ना, आपको ह्यूमिडिटी भी एक लेवल तक मेंटेन रखना है। ठीक है, चलो नाउ रेन। अब ये भी एक रीज़न ना कि अगर अभी देखो, जैसा कि अभी फर्टिलाइजेशन का टाइम आ गया, अब उसी टाइम क्या हो गया? बारिश हो गया। बारिश की वजह से पोलन ग्रेन क्या हो गया? झड़ गया, या फिर जो पोलन बैठा हुआ था स्टिग्मा के ऊपर वो वाश आउट हो गया, बाहर चला गया। तो रेन भी एक रीज़न हो सकता है। लाइट, अब देखो लाइट अगर लाइट अधिक हो गया, अधिक लाइट यदि आएगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस अधिक होगा, और जब अधिक फोटोसिंथेसिस होगा तो जाहिर सी बात है कि अधिक आपके कार्बोहाइड्रेट बनेंगे प्लांट में। ये किसकी बात कर रहा है? ग्लूकोज की बात कर रहा है। ठीक है, तो अधिक ग्लूकोज बनेंगे। ठीक है, तो अधिक ग्लूकोज का बनना भी एक रीज़न है अनफ्रूटफुलनेस का। अधिक कम लाइट आएंगे तो कार्बोहाइड्रेट कम बनेगा, शुगर कम बनेगा,
आपके शुगर मतलब किसकी बात कर रहा है, ग्लूकोज की बात कर रहा है। आपको एक फंडा पता है कि नहीं, देखो प्लांट जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, प्लांट जो है ना, देखो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ये प्लांट जो है वो फूड को प्रिपेयर करता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बट इस ग्लूकोज को वो ट्रांसफॉर्म करता है अलग अलग पार्ट के में सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। बनाया किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। अगर ये एक्सेस बन गया, अधिक बन गया, तो उसको ये स्टोर कर लेगा स्टार्च के फॉर्म में। इज इट क्लियर, पता है ना आपको ये फंडा। आई होप आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अनफ्रूटफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। देखो दो वर्ड होता है, कंफ्यूज मत करना, एक होता है पार्थिनोकार्पी, एक होता है पार्थिनोजेनेसिस। देखो दोनों में क्या फ़र्क क्या है। देखो कार्पी, आपको पता चल रहा है कि भाई कुछ कार्पेल, नाम से पता चल रहा है कि ये प्लांट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखो फ्रूट बनेंगे बट बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे, तो वो कहलाता है पार्थिनोकार्पी। वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। दोनों में क्लियर हो रहा है ना, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन का, यहाँ पे आपके फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन का। एक और होता है एपोमिक्सिस, नाम सुना होगा आपने, एक और होता है एपोमिक्सिस। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा एपोमिक्सिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, रिकरेंट और नो रिकरेंट, ठीक है। इसको मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा भी जाना बेवकूफ़ी है। तो देखियो पार्थिनोकार्पी क्या होता है और इसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें आज बताऊंगा। तो देखो पार्थिनोकार्पी क्या बोलता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है, ये नेचुरल फिनोमेना की वजह से भी इंड्यूस हो सकता है, इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्रूट का प्रोडक्शन होगा, बट अरे नॉर्मली क्या होता है, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर फाइनली जाके एक फ्रूट प्रिपेयर होता है। बट कई बार क्या होता है कि, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, बायोलॉजी जो है वो एक्सेप्शन से भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, सीड का तो प्रोडक्शन होगा भाई, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। और अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ऐसे फ्रूट में आपको सीडलेस, सीड दिखाई नहीं पड़ेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, बनाना। बनाना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पी, ठीक है। तो अब बनाना देखना, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या होते हैं, सीड नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट जिसके अंदर सीड ना पाए जाते हो, तब समझ लेना इसके अंदर पार्थिनोकार्पी, मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन का तैयार हुआ है। फर्टिलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर सीड होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो टाइप्स देखते हैं इसके। पार्थिनोकार्पी के टाइप्स क्या हो गया, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी और स्टेनोस्पर्मोकार्पी। देखो क्या फ़र्क है, जो आपका स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी है, जो आपका वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसको हम इंड्यूस नहीं कर सकते, ये अपने आप प्राकृतिक की वजह से ये इंड्यूस होता है। बट स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो है, इसको हम जो वैज्ञानिक हो गए वो इंड्यूस करवाते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, पहला डिफरेंस समझ लो। स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी एक नेचुरल प्रोसेस है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी भी एक नेचुरल प्रोसेस है, बट स्टेनोस्पर्मोकार्पी एक आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब देखो क्या होता है डिफरेंस, तीनों का डेफिनेशन समझते हैं। स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी में पॉलिनेशन और अनदर स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो स्टिमुलेट करने में हेल्प करे उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप दोनों को डिफाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन एंड स्टिमुलेशन। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट हो, अगर पॉलिनेशन एंड स्टिमुलेशन का रिक्वायरमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लैक कोरिएंडर और ग्रेप्स, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होता है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी ये क्या होता है, देखो ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हमको
पॉलिनेशन के साथ साथ स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़रूरत हुआ तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, किस में ज़रूरत था किस में ज़रूरत नहीं था। देखो स्टिमुलेटिव नाम से पता चल रहा है ना, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी मतलब इसमें स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा। अब स्टिमुलेशन का ज़रूरत पड़ेगा मतलब इसमें पॉलिनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा है स्टिमुलेटिव मतलब इसमें स्टिमुलेशन की ज़रूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्टिमुलेटिंग पार्थेनोकार्पी। और अगर इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी और अगर हमको पॉलिनेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेंगे तो उसको हम लोग वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के फलस्वरूप तैयार होते हैं उनमें आपको सीड दिखाई नहीं पड़ेंगे, जैसे कि आपका वाटरमेलन और बनाना, इसमें आपको सीड दिखाई नहीं पड़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है। देखो स्टेनोस्पर्मोकार्पी में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल फंडा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन को रोक देंगे, है ना। नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है ना उसको हम लोग रोक देते हैं आर्टिफिशियली और फिर हम लोग फ्रूट को डेवलपमेंट कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। एग्जाम्पल क्या हो गया सीडलेस ग्रेप। आपने देखा होगा कई बार कि जो ऐसे नॉर्मली क्या होता है सीड में ग्रेप्स में सीड नहीं होते हैं। फिर आपका लीची हो गया, तो ये एग्जाम्पल है स्टेनोस्पर्मोकार्पी का। ठीक है, आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और इसमें मैंने टर्म इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से सारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपको इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपने लेयरिंग, आपको बस माइंड में ये चल रहा होगा सर हम लेयरिंग के इतने सारे टाइप्स इतने सारे मेथड्स कैसे याद रखेंगे। आपको मैंने बार बार बोला है कि इसको मैं जब आपके समय में था ना तो मैं भी यही करता था। कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ उसके फिगर को माइंड में रखते थे, एक ही मतलब उसको बार बार लिखते थे। जैसे आपका बॉन्ड लेयरिंग हो गया तो उसको हमने फिगर में उसको बार बार फिगर हम लोग बनाते थे, बार बार फिगर बनाते थे, है ना। तो उससे क्या होता था कि हमको याद होता था कि हाँ बॉन्ड लेयरिंग में इस तरह का फिगर था, उसको बना के लिख दो। ठीक है, तो उतना हमको लोड नहीं लेना है। और नॉर्मली हम लोग काफ़ी सारे पोर्शन हॉर्टिकल्चर में कवर कर लिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है जैसे कि एपोमिक्सिस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, फ्रूट का क्लासिफिकेशन 1-2 पढ़ना है आपको, है ना। बाकी जो पोर्शन आपको नॉर्मली पढ़ना था जैसे कि आपका इरिगेशन वगैरह है वो मैंने आपको ऑलरेडी एग्रोनॉमी में पढ़ा दिया है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे पढ़ाने की, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, है ना। और अच्छे तरह से प्रिपरेशन करो, जितना हो सकता है हम लोग आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। रही बात कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोगों को क्या कवर करना है कल, क्योंकि कल एक छोटा सा लेक्चर आएगा, ज़्यादा नहीं, हार्डली 10-15 मिनट का लेक्चर रहेगा, कुछ ही क्वेश्चन आपके बच गए हैं उसको हम कल कवर कर लेंगे। देन आपका हॉर्टिकल्चर भी खत्म हो जाएगा। देन हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे सॉइल साइंस। ठीक है, क्योंकि सॉइल साइंस थोड़ा सा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे टर्म हैं जो कि बच्चों को समझ नहीं आता है, तो हम लोग उसको कवर करेंगे, है ना। और तो आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9135300256। इस नंबर पे आपको अपना नेम लिख के भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती ना करें कि सिर्फ नोट्स को पढ़ें, क्योंकि आप आज देखे होंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि आपको यदि डायरेक्ट हम पीडीएफ प्रोवाइड करते तो आपको कई सारे ऐसे टर्म हैं जो समझ नहीं आता। तो प्लीज़ आप पहले वीडियो लेक्चर को देखें और फिर नोट्स को पढ़ें, आपको सारे पॉइंट ईजी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।